हेलो स्टूडेंट, मैं महराज खान स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। आज का इस वीडियो में हम देखेंगे बीएड एंट्रेंस का जो पेपर है 1920 का। ठीक है, 1920 का पेपर देखेंगे और उसमें भी हम टीचिंग एप्टीट्यूड क्या सॉल्व करेंगे। आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड, आपने देखा होगा कि इसमें जो आती हैं वो 4 यूनिट आती हैं बीएड के पेपर में, टीचिंग एप्टीट्यूड और करंट एजुकेशनल प्रॉब्लम और इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें जो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका हम आज यूनिट सॉल्व करेंगे। 1920 का पेपर है ये। क्लियर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। ऑप्शन है आपके सामने। ए, पोजीशन ऑफ रिक्वेसाइट। What is teaching aptitude? Option A, possession of requisite teaching ability to be a teacher. Option B, devotion towards teaching profession. Option C, desire to excel as a teacher. Option D, good communicative skill. तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि डेवोशन टुवर्ड्स टीचिंग प्रोफेशन या फिर डिजायर टू एक्सेल एज ए टीचर या फिर गुड कम्युनिकेटिव स्किल इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड का मतलब है कि वो चीज टीचर में होनी चाहिए जो कि टीचिंग एबिलिटी के लिए जरूरी है। ठीक है, टीचिंग के लिए जरूरी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टीम टीचिंग हैज द पोटेंशियल टू डेवलप। टीम टीचिंग में किसका डेवलप करने का पोटेंशियल होता है, आपसे पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए, कॉपरेशन। ऑप्शन बी, कंपटीशन। ऑप्शन सी, ब्रिज द गैप इन ईच अदर्स टीचिंग। या ऑप्शन डी, सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर। आप सोचिए आंसर क्या हो सकता है। टीम टीचिंग क्या होता है? टीम टीचिंग होता है कि दो या दो से ज्यादा जहाँ टीचर मिलके एक क्लास को पढ़ाते हैं, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, उसे हम टीम टीचिंग बोलते हैं। और एक ही टाइम में पढ़ाते हैं, एक ही टाइम होता है, एक ही लेवल होता है बच्चों का और एक ही क्लास, मतलब कह सकते हैं कि एक सी चीजें होती हैं। उसमें एक टीचर जैसे क्लास लेता है लेकिन टीम टीचर जनरली, लेकिन टीम टीचिंग में जो है उसी को 3-4 टीचर मिलके हैंडल करते हैं, तो उसको बोलते हैं कोऑपरेशन। और जो जो टीचर में अपनी अपनी क्वालिटी होती है उसके अकॉर्डिंग वो डील करता है। तो ना इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सप्लीमेंटिंग द टीचिंग ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे का सहयोग करके जो है टीचिंग करना। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, ऑडियो विजुअल एड्स हेल्प स्टूडेंट इन द क्लास। ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। कैसे स्टूडेंट को हेल्प करते हैं? इंटेलिजेंट को, क्यूरियस को, या फिर प्लेफुल को, या फिर स्लो लर्निंग को। देखिए इसमें जो है चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि हमारे राइट हो सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ऑडियो विजुअल एड से क्या होता है, जैसे कि लेक्चर से पढ़ना या किसी मैप के थ्रू पढ़ना। ऑडियो ऑडियो एड्स होता है जिसे हम सुन सकते हैं, जैसे कि हो गया रेडियो। ठीक, रेडियो में यूज अगर कोई टीचर कर रहा है अपने लेक्चर देने में, तो वो हो गया ऑडियो। विजुअल क्या हुआ, जैसे हम देख सकते हैं, जैसे कि मॉडल हो गया, किसी चीज का मैप हो गया। और ऑडियो विजुअल हो गया जैसे हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, एक ऐसा मीडियम, एक ऐसा जिसे हम देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। इसमें आ जाएगा टीवी, टीवी आ जाएगा। और जो बेस्ट है, जो लेक्चर आपके साथ पास जाएगा ये भी ऑडियो विजुअल में आ जाएगा, क्योंकि आप इसे देख भी सकते हैं और इसे आप सुन भी सकते हैं। तो ये किस में हेल्प करता है? इसमें जो सबसे ज्यादा जो हेल्प होती है, सबसे ज्यादा जो इसका फायदा उठाते हैं वो उठाते हैं स्लो लर्निंग जो स्टूडेंट होते हैं, जो देर से सीख पाते हैं चीजों को। ठीक, तो स्लो लर्निंग में ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वे ऑफ लर्निंग फॉर स्टूडेंट। इसमें से कौन सा है जो स्टूडेंट के लिए, लर्निंग फॉर स्टूडेंट के लिए ट्रू है? ऑप्शन है, स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट। ये सारे जो सारे स्टूडेंट होते हैं उनकी लर्निंग स्पीड जो होती है सेम होती है। या फिर ऑप्शन बी, ईच चाइल्ड हैज ए यूनिक लर्निंग स्टाइल। ये सारे बच्चों का अपना अपना यूनिक स्टाइल होता है लर्निंग का। या ऑप्शन सी, चिल्ड्रन फॉलो द वे अदर स्टूडेंट लर्न। या जो है बच्चे दूसरे का फॉलो करते हैं। ऑप्शन डी, ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन। या फिर जो है बच्चे इमीडिएटली क्या करते हैं, टीचर्स का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, क्यों? क्योंकि देखिए स्पीड ऑफ लर्निंग इज सेम फॉर ऑल स्टूडेंट कभी नहीं हो सकता।
दुनिया में कोई भी दो इंसान एक से नहीं है, तो उनकी स्पीड कैसे सेम हो सकती है? इसलिए से अगर सेम फॉर ऑल स्टूडेंट है तो ये गलत होगा, ये नेचुरल नहीं है। ईच चाइल्ड हैज अ यूनिक लर्निंग स्टाइल, बिल्कुल, क्योंकि सबका अपना 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 स्टाइल होता है, सब अपने अपने हिसाब से सीखते हैं। चिल्ड्रन फॉलो द वे, बाकी ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, दूसरे का फॉलो नहीं करते हैं, अपना फॉलो करते हैं, अपना तरीके से वो सीखते हैं। और ऑल चिल्ड्रन इमीडिएटली, जरूरी नहीं है कि सारे टीचर इमीडिएटली टीचर को फॉलो करते हैं, कुछ तो नहीं करते, कुछ करते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेंटल एज ऑफ ए चाइल्ड इज इक्विवेलेंट टू हिज हर क्रोनोलॉजिकल एज, इट मींस दैट चाइल्ड इज। अगर किसी बच्चे की मेंटल एज और उसका जो क्रॉनिकल एज है वो क्या है, सेम है। ठीक है, जो मेंटल एज है और क्रॉनिकल एज है वो सेम है, तो वो क्या दिखाता है कि बच्चा क्या है। एक इसमें लेवल अलग अलग आते हैं कि एवरेज होता है, ठीक है, एवरेज होता है, और कुछ बच्चे जो होते हैं एबव एवरेज होते हैं। ठीक, या यहाँ पर बिलो आएगा, बिलो एवरेज होते हैं, और इसके जो एवरेज से ऊपर होते हैं वो क्या होते हैं, अबव एवरेज होते हैं। और अबव एवरेज से भी ऊपर आता है जीनियस, और इसके भी ऊपर आता है सुपीरियर। ठीक, सुपीरियर जो ये सबसे बेस्ट होता है, तो ये सुपीरियर जो होगा इसका 140 प्लस आएगा। ठीक, 140 प्लस इसका आईक्यू होता है। और बिलो जो होता है, बिलो में भी कई सारी कैटेगरी आती है, जैसे कि आता है डल, ठीक, और एक आता है इडियट। तो इडियट जो होता है वो 70 से कम उसका आईक्यू होता है। ठीक, तो इसमें जो आ जाएगा कि अगर बराबर है उसका मेंटल एज क्रॉनिकल एज, तो वो हो जाएगा एवरेज, वो स्टूडेंट कैसा है, एवरेज है। और इसका फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, आईक्यू को फाइंड करने का एक फॉर्मूला है, MA अपॉन CA इंटू 100। इससे हम किसी का भी आईक्यू चेक कर सकते हैं, और ये फॉर्मूला पूछा भी गया है लास्ट ईयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज फॉर ए बिफोर अ टीचर इज। टीचर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, टू मेक स्टूडेंट डू देयर वर्क, या फिर टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, या टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। तो इसमें क्या होगा, देखिए पहला ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए, जो हमारा ऑप्शन कभी नहीं हो सकता उसको हम पहले एलिमिनेट कर देते हैं। टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर, अगर इसकी बात करें तो नहीं, ये जो है इंपॉर्टेंट चैलेंज नहीं है टीचर के सामने, वो कभी भी क्वेश्चन को पेपर अच्छे से कर सकता है। टू मेक स्टूडेंट डू देयर वर्क, नहीं, बच्चे काम कर सकते हैं, इसका भी कुछ मतलब बेस्ट नहीं लग रहा है। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, ये हो सकता है। टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, ये भी हो सकता है, लेकिन अब इन दो में से हमें बेस्ट अपना ऑप्शन सेलेक्ट करना है, क्योंकि डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करना भी एक चैलेंज है, और टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। देखिए इसमें जो बेस्ट ऑप्शन जा रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि आज का देखा गया है कि हम बच्चों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम बच्चों को डांट नहीं सकते, स्कॉल्ड नहीं कर सकते, और उसको पनिशमेंट भी नहीं दे सकते। तो फिर कैसे हम सारे बच्चों को सिखा पाए, अपनी जो स्टडी है उसको हम लर्निंग प्रोसेस को कैसे हम इंजॉयबल बनाएं, कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज के टीचर के सामने। क्यों, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि वो जो है क्या करते हैं कि वो सीरियस होकर पढ़ना पसंद करते हैं, और कुछ स्टूडेंट देखा गया है कि ऐसे होते हैं कि उन्हें खेल खेल में पढ़ना पसंद होता है। तो इन सबको मैं अब ध्यान में रख के पढ़ाना टीचर के लिए वाकई में आज जो है चैलेंज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट वे ऑफ मेमोराइजेशन इज टू। याद करने का सबसे बेस्ट वे क्या है, रीड लाउडली, जोर जोर से पढ़िए, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझिए, सी नो द कंसेप्ट, कंसेप्ट को जानिए, या फिर अप्लाई द कंसेप्ट, अप्लाई कर दीजिए कंसेप्ट को। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है वो है सबसे पहले तो ए, क्योंकि रीड लाउडली, क्या जोर जोर से पढ़ने से हमें याद हो जाता है, नहीं। और आते हैं कि बी ऑप्शन पर, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, कंसेप्ट को समझिए, ये हो सकता है, इसको हम होल्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर सी पर आते हैं, नो द कंसेप्ट, ये भी हो सकता है, इसको भी हम होल्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर डी, अप्लाई द कंसेप्ट, अप्लाई द कंसेप्ट में ये थोड़ा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कंसेप्ट को, जब तक हम जानेंगे नहीं, उसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा
नहीं होगा कि अप्लाई कर दीजिए फिर उसे वो याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जब तक जानेंगे नहीं जब तक वो हमसे अप्लाई भी नहीं होगा। और नो द कंसेप्ट बचता है दो, नो द कंसेप्ट और अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। इसमें जो बेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अंडरस्टैंड जब तक आप समझेंगे नहीं जब तक आप उसे जान भी नहीं पाएंगे। ठीक, तो अंडरस्टैंड, अगर आपने किसी चीज को अंडरस्टैंड कर लिया, बहुत अच्छे से कर लिया, तो आपको वो काफी लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहता है और इससे आपको वो याद भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेक द डाउनफॉल ऑफ स्टैंडर्ड्स इन एजुकेशन इट इज एसेंशियल टू हैव। एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो डाउनफॉल ना करे, इसके लिए क्या करना चाहिए? एज ए टीचर आप क्या करेंगे? या मतलब अगर डाउनफॉल कर रहा है स्टैंडर्ड इन एजुकेशन तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए, गुड ट्रेनिंग ऑफ टीचर, टीचर्स को गुड ट्रेनिंग देंगे। या फिर ऑप्शन बी, पेरेंटल अवेयरनेस टुवर्ड्स स्टूडेंट होमवर्क। या फिर ऑप्शन सी, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम। ऑप्शन डी, मोर नंबर ऑफ टीचर, मतलब टीचर की हम संख्या बढ़ा देंगे। तो इसमें आप एलिमिनेट करिए, सबसे पहले एलिमिनेट करना आना चाहिए कि कम से कम इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको देखने को मिलेगा कि 4 ऑप्शन में से आप 2 को एलिमिनेट कर लोगे। ठीक, 2 बचते हैं तो आपको उसमें 2 में से कोई एक बेस्ट ऑप्शन चुनना होता है। हाँ, 2 में कंफ्यूजन होता है, 2 को आप एलिमिनेट डायरेक्ट कर सकते हो, लेकिन 2 में कंफ्यूजन हो सकता है। 2 को कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे? आप प्रैक्टिस करिए और उसमें जो बेस्ट है वो आपके अंदर खुद ही ये चीज डेवलप हो जाएगी कि बेस्ट ऑप्शन आपसे निकलने लगेंगे। तो इसमें ऑप्शन है गुड ट्रेनिंग ऑफ टीचर। अगर हम टीचर को ट्रेनिंग देते हैं तो इससे क्या होगा कि जो डाउनफॉल स्टैंडर्ड है वो सुधर जाएगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इंडिया में काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं और आप सभी को पता है कि इंडिया के एजुकेशन का हाल क्या है। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन बी, पेरेंटल अवेयरनेस टुवर्ड्स स्टूडेंट होमवर्क। क्या मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड इन एजुकेशन की बात हो रही है तो होमवर्क का तो कोई लेना ही देना नहीं, और ज्यादा से ज्यादा होमवर्क देना ये हमारा वैसे भी निगेटिव वर्ड है। हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा होमवर्क नहीं दे सकते। ठीक है, ऑप्शन ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, ये हमारा हो सकता है, होल्ड रखेंगे, पहले डी पर आते हैं। मोर नंबर ऑफ टीचर्स, आप खुद सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा टीचर रखने से क्या स्टैंडर्ड इन एजुकेशन डाउनफॉल नहीं करेगा? ऐसा तो कुछ नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा टीचर को रख दें और वो हमारा जो है सिस्टम सुधार देगा। तो ये हमारा डी भी रॉन्ग हो गया और ऑप्शन नंबर सी बचा राइट आंसर। क्यों? क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन एजुकेशन सिस्टम, अगर हम क्वालिटी को इंप्रूवमेंट करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड इन एजुकेशन है वो खुद हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, द एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज, द एसेंस ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट इज ए वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स। जो हमें ये पूछना चाह रहा है कि हमें अपने क्लासरूम को क्या करना है? इफेक्टिव करना है। तो उसके लिए क्या क्या हमें जरूरी लगता है? इनमें से 4 में से आपको देखना है कि क्या इनमें से बेस्ट होगा। वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, उसमें बहुत सारी वैरायटी रख देनी है टीचिंग एड्स की, कहीं मैप, कहीं मॉडल, कहीं ग्लोब, तो कहीं जो है प्रोजेक्टर, कहीं हेड प्रोजेक्टर, ये सब चीजें इसमें बताने की कोशिश कर रहा है ये। और बी, लाइवली स्टूडेंट टीचर्स इंस्ट्रक्शन, या फिर टीचर और स्टूडेंट का एकदम से कहते हैं कि कह सकते हैं कि एकदम से ऐसा इंस्ट्रक्शन जिसमें लगे कि हाँ क्लास में कुछ स्टडी हो रही है। ऑप्शन सी, पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम से साइलेंस, कोई नहीं बोल रहा है। और या ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ये स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में हम रखेंगे। तो हमारे जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो कैसे इफेक्टिव होगा? ऑप्शन को एलिमिनेट करिए। ऑप्शन अगर हम ए पर आते हैं, वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम क्लास में बहुत सारी वैरायटी भर देंगे, कोई गारंटी नहीं है कि क्लास का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा और बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ आपने जो है रख तो दिया है सारी वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स, लेकिन बच्चों को यूज करना ना आता हो, तो वो क्या करेंगे उस एड्स का? सेकंड है लाइवली स्टूडेंट टीचर्स इंस्ट्रक्शन। ये हो सकता है कि ऐसा क्लास चल रही है जिसमें बच्चे जो है फ्री होके टीचर स्टूडेंट से क्वेश्चन कर रहा है और स्टूडेंट फ्री होके ही उसको आंसर कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी अपना डाउट है वो एकदम से पूछ रहे हैं, तो ये इसका मतलब है। और ऑप्शन नंबर सी, पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब एकदम से सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। जब एकदम से कोई कुछ नहीं बोलेगा तो वो कैसे हमारा क्लासरूम इफेक्टिव हो सकता है? स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, नहीं, हम स्टूडेंट को कभी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में नहीं रख सकते, हमारा निगेटिव वर्ड है और निगेटिव वर्ड आएगा तो हमारा ऑप्शन वो एलिमिनेट कर देगा। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि हम स्टूडेंट को नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत कोई भी स्कूल टाइप का, पनिशमेंट टाइप का हम बच्चों को कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में अगर रखोगे तो बच्चा खुद भाग जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी आता है। ऑप्शन नंबर बी,
हमारा राइट हो जाएगा कि लाइवली स्टूडेंट टीचर इंस्ट्रक्शन, कि अगर टीचर और स्टूडेंट का इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा हो रहा है तो ये हमारा इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही शी, एक टीचर को हम सक्सेसफुल कह सकते हैं अगर ऑप्शन ए हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर सिटीजन, वो बेटर सिटीजन बनने में हेल्प करता है, या ऑप्शन बी इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, स्टूडेंट को सब्जेक्ट नॉलेज देता है, ऑप्शन सी प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के लिए ही बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑप्शन डी प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैटर, या फिर वो प्रेजेंट कर रहा है सब्जेक्ट मैटर को इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर में। तो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें कि हेल्प स्टूडेंट टू बिकम बेटर सिटीजन, हो सकता है कि वो अपने टीचर, अपने जो बच्चों को है बेटर सिटीजन एक बनाने की कोशिश कर रहा है, और बेटर सिटीजन अगर बनते हैं उसके स्टूडेंट तो वो सक्सेस हो सकता है। ऑप्शन बी पर आते हैं, इन पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज टू स्टूडेंट, अब वो सब्जेक्ट की नॉलेज दे रहा है, सब्जेक्ट की नॉलेज अगर दे रहा है तो उससे हम क्या है कि वो सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का होना चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट की नॉलेज से उसको कुछ नहीं होगा, उसको अप्लाई करना भी आना चाहिए, उसके लाइफ की कुछ रियल बातें भी उसको पता होनी चाहिए। ऑप्शन सी प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास द एग्जामिनेशन, नहीं, सिर्फ एग्जाम के लिए बच्चों को तैयार कर देना और एग्जाम के बाद में फिर वो क्या करेगा, बाई चांस अगर एग्जाम उसका क्वालिफाई नहीं हुआ तब वो क्या करेगा, ठीक है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट उसका होना चाहिए। ऑप्शन डी प्रेजेंट द सब्जेक्ट मैटर इन ए वेल ऑर्गेनाइज मैनर, ये ऑप्शन डी जो है तो एएमयू ने इसका आंसर डी दिया है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका आंसर ए होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट मैटर को वो बहुत वेल ऑर्गेनाइज मैनर में प्रेजेंट कर रहा है तो ये हाँ ठीक है, हो सकता है, लेकिन बेस्ट इसमें ये है कि अगर वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाया और वो सक्सेस हुआ, एक बेटर सिटीजन बना, तो यहाँ सब टीचर खुद सक्सेस माना जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों को ध्यान में रखिएगा कि इसमें दोनों ऑप्शन मुझे बेस्ट लगे, हालांकि ए सबसे बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर मीटिंग हिज स्टूडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम बच्चों से मीटिंग कर रहा है, मीटिंग करने का मतलब है कि वो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है, फर्स्ट टाइम क्लास में आया है और न्यू बच्चे हैं और वो भी न्यू है बच्चों के लिए, तो टीचर को क्या करना चाहिए, फर्स्ट क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए, सिंपली ये पूछा है। ऑप्शन ए डेवलप रैपोर्ट विद द क्लास, या ऑप्शन बी स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग द स्टूडेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, ऑप्शन सी गिव ए ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द होल सब्जेक्ट। देखिए अगर फर्स्ट टाइम अगर क्लास में स्टूडेंट है तो वो होल सब्जेक्ट पे तो अपनी आउटलाइन नहीं दे सकता, क्योंकि कि मतलब पहली क्लास में आके वो अपना पूरा सब्जेक्ट खोल के बैठ जाए, ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। और अगर ऑप्शन सी नहीं है तो ऑप्शन डी तो हमारा खुद एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें सी भी है। अब बचते हैं दो, स्टार्ट टीचिंग विदाउट केयरिंग द स्टूडेंट लाइक्स एंड डिसलाइक, अगर वो बच्चों की ये पसंद जानने से इत्तेफाक ही नहीं रखता कि बच्चे क्या लाइक करते हैं क्या डिसलाइक करते हैं, उन्हें क्या पढ़ाना है और उन्हें क्या नहीं पढ़ाना है, और आके बस अपना स्टार्ट हो जाए टीचिंग, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट है, डेवलप रैपोर्ट विद द क्लास। अगर फर्स्ट क्लास है तो इस टीचर को क्या चाहिए कि वो पहले इंट्रोडक्शन दे, अपना दे और बच्चों से पूछे थोड़ा और जानने की कोशिश करे कि बच्चे क्या हैं, और बच्चे ये जान जाएंगे कि टीचर क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में यही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द स्टूडेंट आर यूजिंग अब्यूजिंग वर्ड इन द क्लासरूम ड्यूरिंग देयर इंटरवल टाइम एंड यू हियर दैट देन यू शुड, इसमें यूजिंग वर्ड यूज किया क्लासरूम में और आपने उसको सुन लिया, तब आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए इन्फॉर्म द प्रिंसिपल टू डू द नीडफुल, ऑप्शन बी गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट सो दैट दे मे नॉट रिपीट इट, ऑप्शन सी अवॉइड इट एज इट इज नॉट अफेक्टिंग यू, या ऑप्शन डी परस्यूज देम डिसेंटली एंड गिव प्रॉपर वार्निंग। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट इसमें बहुत अच्छे से हो जाएगा। ऑप्शन ए है अगर इन्फॉर्म द प्रिंसिपल टू, अगर आपके सामने आपने सुना है वो तो प्रिंसिपल का तो कोई रोल ही नहीं है, आपने सुना है तो आपको सॉल्व करना चाहिए, तो इसमें ए तो नहीं होगा, ठीक। ऑप्शन बी है गिव पनिशमेंट टू द स्टूडेंट, मैंने अभी बोला कि हम स्कोल्ड नहीं कर सकते, पनिशमेंट नहीं दे सकते बच्चों को, तो हमारा ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन सी बचता है अवॉइड इट एज इट इज नॉट अफेक्टिंग यू, अवॉइड जो वर्ड है ये भी निगेटिव है, ठीक है, अवॉइड भी नहीं कर सकते। अगर आपने एक प्रॉब्लम को आज अवॉइड किया और वो इतनी बड़ी है और अगर वो अवॉइड कर दिया तो वो फिर कल आपको फ्यूचर में आपको इतनी बड़ी बन के आपके सामने आएगी, इसलिए किसी भी चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते, स्टूडेंट से रिलेटेड तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है।
परसुएज देम डिसेंटली एंड गिव प्रॉपर, पहले उससे अच्छे से बात करिए, अच्छे से बात करने के बाद में उसको प्रॉपर वार्निंग दीजिए कि अगर आज के बाद अगर ये अब्यूजिंग वर्ड यूज करते हो तो फिर तुम्हें इसका पनिशमेंट दिया जाएगा। हालांकि उसको कह सकते हो, पनिशमेंट तो दे नहीं सकते, लेकिन प्रॉपर वार्निंग दे सकते हो। नेक्स्ट, टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस शुड बी, टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस क्या होना चाहिए? अपने आप को एक एज्यूम करिए टीचर, कि हम टीचर हैं, और एक टीचर को माइंड में रख के, एक आइडियल टीचर को माइंड में रख के आप इस यूनिट को सॉल्व करिए, बहुत इजीली आपकी सॉल्व हो जाएगी टीचिंग। और आप सोचिए, अगर आप टीचर हैं तो आप टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस कैसे करेंगे, कैसी होनी चाहिए? टीचर सेंटर होनी चाहिए, करिकुलम सेंटर होनी चाहिए, या फिर लर्नर सेंटर होना चाहिए, फिर सोसाइटी सेंटर होना चाहिए? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इजी था। क्यों? क्योंकि टीचर सेंटर के ऐसा क्या मतलब है? क्या टीचर सेंटर होता है कि जो मेरा मन है वो मैं पढ़ाऊँ? ठीक है, मैं ये नहीं जानूंगी कि बच्चे का नीड क्या है, बच्चों को किस चीज की जरूरत है, और मैं अपने को ध्यान ध्यान में रखे कि बस मुझे ये टॉपिक अच्छे से आता है, मैं यही पढ़ा दूंगी, बाकी मुझे नहीं लेना देना कि क्लास में उसका एग्जाम में क्या आएगा। करिकुलम सेंटर का मतलब है कि जो मैंने सिलेबस देखा और मैंने उसके अकॉर्डिंग पढ़ा दिया, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चे का, तो उसमें करिकुलम से कोई मतलब है, लेकिन ओवरऑल में करिकुलम पे इतना फोकस नहीं किया जाता। लर्नर सेंटर बिल्कुल, कि आप क्या हो, एक लर्नर हो, आप पढ़ रहे हो, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इसका मतलब ये है कि जो यूनिट इसमें आती है बीएड में, तो वही मैं आपको पढ़ाऊं। ठीक है, इसमें जो है जीके नहीं आता तो जीके मैं नहीं पढ़ाऊं, हालांकि मुझसे जीके बहुत अच्छे से आता है इसलिए मैं जीके पढ़ा रही हूँ, ये टीचर सेंटर हो गया। लेकिन आपकी यूनिट में टीचर जो जीके नहीं है इसलिए मैं आपको जीके नहीं पढ़ाऊंगी, ये लर्नर सेंटर हो गया। जो लर्नर की नीड है उसको पढ़ाना, लर्नर के लेवल को ध्यान में रखकर पढ़ाना, ये होता है लर्नर सेंटर। सोसाइटी सेंटर का मतलब होता है कि जो सोसाइटी में चल रहा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना। इससे कोई मतलब नहीं है, सोसाइटी से क्या मतलब है, जो हमारी खुद की नीड है वो हमारी सबसे प्रायोरिटी देना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी? कॉग्निटिव एबिलिटी का जो हाईएस्ट लेवल है वो क्या है? नॉलेज, नोइंग है, या फिर सी इवेलुएटिंग है, या फिर अंडरस्टैंडिंग है, या फिर एनालिसिस है? तो इसमें ये जो पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से पूछा गया है। ठीक, और ब्लूम टैक्सोनॉमी ने आपने कुछ लेवल दिए हैं, उसमें लोएस्ट लेवल है नॉलेज। सो ऊपर का नॉलेज है कंप्रीहेंशन।